नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। थम गया है तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। 7 मई को प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीट शामिल है। तो सभी लोकसभा सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कल से प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। तो 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया होगी। प्रदेश के 10 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली। और कल से प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। तो देश भर में कुल 7 चरणों में होने मतदान। 2 चरण की मतदान प्रक्रिया हो चुकी है पूरी और अब 7 मई को देश भर में तीसरे चरण का मतदान प्रक्रिया होनी है, जिसमें यूपी की 10 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला। तो कल से प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा और अब तीसरे चरण का चुनावी प्रचार थम चुका है। तीसरे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 7 मई को है। इसमें देश भर से 93 लोकसभा क्षेत्र और यूपी के 10 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। देश भर में कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं। आखिरी चरण 1 जून को होगा और इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। तीसरे चरण का मतदान प्रक्रिया 7 मई को होनी है, जिसमें यूपी की 10 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इनमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। कल से प्रत्याशियों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। तो तीसरे चरण का चुनावी प्रचार अब थम चुका है। देश का सबसे मुख्य सूबा यूपी, जिसकी 10 सीटों पर होगा मतदान। तो 7 मई को तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के 10 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। तीसरे चरण का मतदान है। 2 चरण के मतदान संपूर्ण हो चुके हैं और अब तीसरे चरण का मतदान 7 मई को, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सीकरी तमाम महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। तो आपको बता दें, तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और तीसरे चरण की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा। ये सीटें हैं संभल, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली। तो इन 10 सीटों में से 2 सीटों पर प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों और 3 सीटों पर सपा मुखिया के परिवार के 3 सदस्यों की अग्नि परीक्षा होगी। इन 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण 10 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का क्षेत्र भी है। प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों में हाथरस सीट से राजस्व मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि और मैनपुरी से पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, जबकि डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं बात करें सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सपा के प्रत्याशी हैं। संभल सीट से सपा के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र जियाउर रहमान बर्क बतौर सपा उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं।
सपा के ही वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से उम्मीदवार हैं। तो सत्तारूढ़ बीजेपी ने भी इन 10 सीटों से 4 पर अपने मौजूदा सांसदों को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज चहार जुड़ चुके हैं आगरा से, सत्येंद्र तिवारी मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, आशीष गुप्ता बरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्येंद्र आपके पास आऊंगा। मैनपुरी हाई प्रोफाइल सीट क्या कह रही है और इस बार की लड़ाई कैसी रही, क्योंकि अब परसों का दिन है, कुछ घंटे शेष बचे हैं। जनता को जो मन बनाना था जनता लगभग अब बना चुकी होगी। क्या कहती है मैनपुरी की कहानी इस बार की? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैनपुरी हॉट सीट बनी हुई है। अपने आप में एक समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता है और लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा रहा है, तो वहीं पर भाजपा सेंग लगाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने मैनपुरी विधानसभा से विधायक उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री जुड़ते हैं। जो आप बता रहे थे कि हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी नजरें भी टिकी है, इस बार बीजेपी प्रचार में कहां तक पहुंच पाई? सत्येंद्र, ये सवाल आपसे। जिस तरीके से भाजपा निगाहें लगाए हुए है और सेंगमारी करने की कोशिश कर रही है और जनता ने भी अब क्या यहाँ मैनपुरी मन बना लिया है कि अब की बार मैनपुरी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो वही यहाँ पे बरजस की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करीब 10 किलोमीटर का एक बेरोजगार बारात का रोड शो निकाला था, जिसमें तादाद से लोग एकत्र हुए थे। लेकिन उसी रोड शो के दौरान महाराणा प्रताप का जो चौक है करण चौराहे पर, जिस पर मूर्ति पर कुछ लोगों ने भाला व तलवार को छज्जन करने की कोशिश की, तो वो कहीं न कहीं ये संदेश देता है। तो मैनपुरी में अब क्या माहौल बदल चुका है, क्योंकि लोगों में आक्रोश देखने को मिला था। आज हमने वो तस्वीरें भेजी थी जिस तरीके से मैनपुरी में लोगों का जो हुजूम दौड़ा था, एक बरजस की लड़ाई देखने को मिल रही थी। तो उनका साफ तौर से कहना है कि जो लोग इस महाराजा प्रताप मूर्ति को भी नहीं छोड़ा तो हम लोगों को क्या छोड़े। तो अब क्या मैनपुरी में जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार मैनपुरी में बदलाव देखने को मिलेगा। और मैनपुरी में 7 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन परिणाम जब 4 जून को आएंगे तो चौंकाने वाले आएंगे। यहाँ का जो वोटर्स है वो 10 वोटर्स है, कुछ सामने कह नहीं पाता है, क्योंकि नजदीक पड़ता है और लगातार 26 साल से और उन्हीं का प्रत्याशी होता चला आ रहा है। और अब तक मैनपुरी में भाजपा का कोई भी सांसद नहीं चुना गया है। तो अब की बार जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह का साफ तौर से कहना है कि अब और उत्तर प्रदेश की 80 में 80 सीट, उसमें से एक मैनपुरी भी सीट शामिल है, तो मैनपुरी में कमल खिलेगा। तो तीनों पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। तो वही बसपा सुप्रीमो का प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव वो भी अपनी सेंगमारी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां हार रही है और हम जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम किसके पक्ष में आएंगे ये 4 जून को देखने को मिलेंगे। और कल सभी पोलिंग पार्टियां, चलिए लगभग जोर सभी ने लगा लिया है, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता इस बार बदलाव की चाह में, अब देखना होगा वो बदलाव किस तरह से करती है। बने रहिएगा हमारे साथ सत्येंद्र। अब एटा का रुख करते हैं, मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कहानी कह रही है एटा की? थोड़ा जानकारी भी दीजिए, अपडेट भी दीजिए, और किस पार्टी की ज्यादा धूम देखने को मिली चुनाव के आखिर आते तक? तीसरे चरण में एटा का चुनाव प्रचार थम चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। बहुजन समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर है, क्योंकि राजीव सिंह राजू भैया सांसद वर्तमान में सांसद है और 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह बाबूजी वो भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं। लगभग ये तय है, उनका मानना है कल का रोड शो देखकर भव्य रोड शो निकाला गया था। एटा जनपद में भी उनका रोड शो निकाला गया था, कासगंज में भी रोड शो निकाला गया था। तो ऐतिहासिक भीड़ थी और उनका पूरा परिवार था राजू भैया का, सांसद जी का, और काफी संख्या में भीड़ थी। समाजवादी पार्टी ने आज समाजवादी पार्टी ने आज अपना रोड शो किया था। बहुजन समाज पार्टी ने आज रोड शो किया था और आज 5 बजे प्रक्रिया थम चुकी है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए ताजनगरी आगरा का एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, 2 लोकसभा क्षेत्र, एक आगरा फतेहपुर सीकरी, इस बार क्या कहानी कह रही है? क्या वापस से फिर से बीजेपी ही रिपीट हो रही है यहाँ पे?
देखिए विवेक, जिस तरीके से लगातार जो दिग्गज नेता यहाँ प्रचार प्रसार करने आए थे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं लगातार यहाँ पर सभाएं की थी, उससे ये माहौल बनता है कि जिस तरीके से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा दोनों सीटों पर रहा था, आगरा लोकसभा सीट हो या फतेहपुर सीकरी सीट हो, उन दोनों को रिपीट यहाँ सांसदों को भाजपा ने दोबारा से किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आगरा लोकसभा की बात करें तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर वहीं बसपा की बात करें तो पूजा अमरोही को यहाँ प्रत्याशी बनाया था, जो पूजा अमरोही अपनी जीत का दम भर रही है। अगर गठबंधन जी प्रत्याशी की बात करें, सुरेश चंद्र करदम है जो आगरा लोकसभा सीट से है, तो वो भी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। लगातार जो दिग्गज है, आज शाम 5 बजे के बाद जो प्रचार प्रसार है वो थक गया है। लगातार उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया है। अब डोर टू डोर यहाँ पर कन्वेंस किया जाएगा। अगर फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात करें तो वहां से राजकुमार चहार जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार वहां पर भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही अगर बात करें यहाँ बसपा की, तो बसपा ने वहां पर रामनिवास शर्मा पर दाव लगाया है। तो ब्राह्मण का माहौल प्रत्याशी है, वो लगातार जिस तरीके से ब्राह्मण जो जीतती आई थी बसपा पिछले 2 वर्षों से, तो उसी एक तरीके से देखते ब्राह्मण पर दांत खिला था। तो भाई अगर आप बात करें निर्दलीय प्रत्याशी की या गठबंधन प्रत्याशी, तो रामनाथ शेखरवार वहां पर एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में वहां वर्कर आए हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज जो शक्ति प्रदर्शन निर्दलीय प्रत्याशी ने किया, तो उससे भी साफ है कि वहाँ जो रोचक मुकाबला फतेहपुर सीकरी में देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से दिग्गज नेताओं ने अपनी सभा की, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, लगातार जो दिग्गज नेता थे राजनाथ सिंह ने भी आज सभा की। और लगातार जिस तरीके से सचिन पायलट जो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए आज उन्होंने अंतिम दिन यहाँ पर सभा की है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो राजनीतिक जो माहौल का ताजनगरी आगरा में देखा गया, दोनों सीटों पर लगातार सभाएं करते रहे। आज अंतिम दिन था, लगातार शक्ति प्रदर्शन का काम या ताजनगरी के जो प्रत्याशी है उन्होंने किया। तो निश्चित तौर पर ये पता चलता है कि अगर 7 तारीख को वोटिंग होगी, 7 तारीख को किसके पक्ष में वोटिंग होगी, ये परिणाम आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम सामने आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। बने रहेगा मनोज हमारे साथ। आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं बरेली से। आशीष, क्या कहती है बरेली की कहानी, और इस बार चुनावी मुद्दे कौन से महत्वपूर्ण रहे? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव शिफ्ट हुआ या फिर जो लोकल मुद्दे थे उनसे ये चुनाव चला? चुनाव मैदान में उतारा है और उसके बाद से ही जो बरेली का चुनाव है बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि 1989 से लेकर अब तक बरेली की जनता हमेशा लोकसभा चुनाव में एक ही चेहरे को देखती आ रही थी। और लगातार केवल एक बार 2009 से छोड़कर लगातार संतोष गंगवार ने यहाँ पे पार्टी ने उनकी सीमा को ध्यान में रखते हुए टिकट को बदलने का काम किया है। हालांकि उसके बाद यहाँ पे समर्थक है उनका भारी विरोध भी देखने को मिला था। यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष आए थे भूपेंद्र सिंह चौधरी, उनका घेराव भी किया गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से बड़े नेताओं ने यहाँ पर संतोष गंगवार को अपने चुनाव प्रचार में तरजीह दी, उसके बाद यहाँ पर जो उनका बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे छोटेलाल गंगवार, उनका पर्चा खारिज हो गया। और जिसके बाद अब केवल जो मैदान में है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के छोटेलाल गंगवार और गठबंधन से प्रवीण सिंह ऐरन चुनाव मैदान में है। प्रवीण सिंह ऐरन 2009 संतोष गंगवार कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता। और शहर के वोटों की अगर हम बात करें तो इस बार जो उनका वोट है वो निर्णायक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मुद्दे जाहिर सी बात है दोनों तरह के होते हैं, लेकिन असली बात देखने को मिलेगी कि मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास जाहिर करती है या फिर कुछ और वजह निकलकर सामने आती है। बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से सत्येंद्र आपका रुख करेंगे। आप बता रहे थे सत्येंद्र की जनता इस बार बदलाव का मूड बना रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपनी पूरी बात वहां की लोकल जनता से कन्वे नहीं कर पाई, या फिर जनता ने पहले से ही मूड बना रखा था चाहे जो भी हो इस बार बदलाव जरूरी है? बिल्कुल, जनता ने अख्तियार इसलिए मन बना लिया है क्योंकि लगातार मैनपुरी के सांसद सैफई परिवार से ही चुनता चला आ रहा है। तो मैनपुरी में अगर विकास कार्य की बात करें तो सिर्फ वो अपने परिवारवाद को ही लेके चलते हैं। बनिया वर्ग लोग परेशान है, व्यापारी लोग परेशान है। तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से गुंडागर्दी होती है, उनके शासन में गुंडागर्दी होती है, लेकिन हम भाजपा में सुरक्षित है, भाजपा में कोई गुंडागर्दी नहीं हो रही है, अंकुश लग रहा है, हमारी बच्चियां सुरक्षित है। तो इन मुद्दों को लेकर अब की बार जनता वोट करने वाली है। तो वहीं अगर गांव के कुनबों की बात की जाए, गरीब पर समुदाय लोगों से बात की जाए, तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि हमें मोदी सरकार राशन दे रही है, जिससे गरीब परिवार का पालन पोषण भी हो रहा है। तो हमें कहीं न कहीं
और केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, तो हमें अब यार मैनपुरी में भी सांसद चुनना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में लगातार जयवीर सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी वो जा रहे हैं, मोदी की गारंटी दिला रहे हैं, तो अब यार मोदी और योगी के नाम पर वोट पड़ेगा। मैनपुरी में विकास कार्य भी देखने को मिल रहा है, पुलिस प्रशासन भी सख्त है, तो साफ तौर से उनका कहना है कि अब की बार भी हम एक बार बदलाव करेंगे। तो लगातार उन्हीं को हम सांसद बनाते चले आ रहे हैं, तो अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार मैनपुरी में कमल खिलाना है और भारी मतों से भाजपा प्रत्याशी को भी जिताना है। चलिए, अब समझने वाली और देखने वाली बात होगी कि जनता जो बात आप बता रहे हैं वो परिणाम में कितना दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जिलों से हमारे संवाददाता आप तक अपडेट पहुंचा रहे थे, क्योंकि यूपी में तीसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 10 लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें कई समाजवादी पार्टी के भी गढ़ हैं, जहां पर बीजेपी ने दावा यह किया है कि थोड़े समय और रुक जाइए, अब ये गढ़ सपा के नहीं होंगे, यहां पर भी कमल खिलेगा। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के।